सोचिए कि किसी बहुत पुरानी वीरान सी जगह पर कुछ पहेलियां बिखरी पड़ी हैं। मतलब वहां कोई गवाह नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है और ना ही कोई लिखित बयान। हम्म बस कुछ टूटे हुए मिट्टी के बर्तन हैं या फर्श पर कुछ खरोचे। बिल्कुल। और कोने में राख का एक छोटा सा ढेर। अब इन बेजान चीजों को देखकर ये पता लगाना है कि हजारों साल पहले यहां असल में क्या हुआ था। ये किसी रहस्यमयी कहानी की तरह लगता है ना। एकदम सही कहा आपने। ये एक तरह से जासूस होने जैसा ही है। जब हमारे पास कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं होता तो हमें सिर्फ जमीन में दबे फोरेंसिक सबूतों पर निर्भर रहना पड़ता है। और इन्हीं सबूतों से पूरी की पूरी सभ्यता की कहानी बुनी जाती है। और मुझे लगता है कि यही बात हमारी आज की इस गहन चर्चा को इतना रोमांचक बनाती है, क्योंकि आज हम इतिहास की कोई आम उबाऊ किताब नहीं पढ़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं। उन सुरागों को डिकोड करने वाले हैं जो हमारे पूर्वजों ने अनजाने में हमारे लिए छोड़ दिए हैं। और आज की चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत है वो दो बहुत ही दिलचस्प विचारों को मिलाते हैं। हाँ, और वो कॉम्बिनेशन बहुत ही कमाल का है ना। पहला स्रोत है जेएनएआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एकेडमी के ए खटाना का लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर सिस्टम। मतलब ये सिस्टम हमें सिखाता है कि किसी भी जानकारी को सिर्फ रट्टा नहीं मानना चाहिए। सही बात है। उसे एक स्पष्ट ढांचे में समझना, उसके पीछे के कारणों को जानना और फिर उसे लागू करना जरूरी है। बिल्कुल। और जो हमारा दूसरा स्रोत है वो है भारत के प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं, उस पर एक बेहद विस्तृत ऐतिहासिक विश्लेषण। और ये अध्ययन हमें उस समय में ले जाता है जब मानव जीवन अपनी एकदम शुरुआती अवस्था में था। तो आज का हमारा मिशन यही है, लर्न टू लर्न की इसी रूपरेखा का उपयोग करके भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग 2 लाख साल के जटिल मानव इतिहास को समझना। 2 लाख साल मतलब 2 लाख बीसी से लेकर 2500 बीसी तक का वो लंबा सफर। हाँ, जिसे अक्सर स्कूलों में बस तारीखें मानकर रटा दिया जाता है, लेकिन आज हम उसके पीछे की असली कहानी समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हम इतिहास के किस हिस्से की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, इतिहास को समझने के लिए उसे मुख्य रूप से 3 स्पष्ट हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है प्री हिस्ट्री या प्रागैतिहासिक काल, जहां कोई लिखावट नहीं थी, है ना। एकदम सही। ये मानव अस्तित्व का वो लंबा समय है जब इंसान ने लिखना नहीं सीखा था। इस दौर का पूरा ज्ञान सिर्फ पत्थरों के औजार, गुफाओं की चित्रकारी या दफनाए गए कंकालों पर टिका है। मतलब सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य। हाँ। और दूसरा हिस्सा होता है हिस्ट्री या ऐतिहासिक काल, जहां हमारे पास लिखित साक्ष्य भी हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी मौजूद हैं। अच्छा, तो अगर एक हिस्सा पूरी तरह से बिना लिखावट का है और दूसरे में सब कुछ लिखा हुआ है, तो मैं सोच रही थी कि इन दोनों के बीच एक ऐसा दौर भी तो रहा होगा ना। किस तरह का दौर? मतलब जहां लोगों ने लिखना तो शुरू कर दिया था, लेकिन शायद आज हम उसे पढ़ नहीं सकते। अरे वाह, आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला। उस बीच के दौर को प्रोटो हिस्ट्री या आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या इसका कोई उदाहरण है? इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमारी हड़प्पा सभ्यता है। वहां से हमें कई लिपियां मिली हैं, लेकिन हम इंसान आज तक उन लिपियों को डिकोड नहीं कर पाए हैं। ओहो, मतलब जानकारी तो है, लेकिन वो एक ऐसी तिजोरी की तरह जिसकी चाबी खो गई है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। ये तो ऐसा है कि लिखित इतिहास को समझना किसी की लिखी हुई आत्मकथा पढ़ने जैसा है। वो खुद बता रहा है कि उसने क्या किया। सही कहा। लेकिन प्री हिस्ट्री को समझना किसी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर की तरह काम करने जैसा है। और सच कहूं तो असली कहानी यहीं से दिलचस्प होती है। तो इस जासूसी की कहानी का पहला अध्याय कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है पैलियोलिथिक एज यानी पुरापाषाण काल से। अगर हम समय के पैमाने पर देखें तो ये लगभग 3 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक फैला हुआ समय है। 3 लाख बीसी? बाप रे। हाँ, और इस समय पूरी दुनिया में हिमयुग चल रहा था, जिसे हम आइस एज कहते हैं। 3 लाख बीसी से 10,000 बीसी, मतलब अगर हम पूरे मानव इतिहास को एक 24 घंटे की घड़ी मान लें तो ये समय 23 घंटे 59 मिनट तक का हिस्सा है। बिल्कुल, मानव इतिहास का लगभग 99% हिस्सा। और उस समय जीवन कैसा था? बहुत ही बुनियादी। भारत के संदर्भ में देखें तो जो शुरुआती मानव थे
वे मुख्य रूप से अफ्रीका से आए निग्रीटो प्रजाति से जुड़े माने जाते हैं। वे शारीरिक रूप से कठोर जलवायु को सहने के लिए अनुकूलित थे। उनका जीवन पूरी तरह से शिकार करने और कंदमूल इकट्ठा करने पर निर्भर था। हंटर गैदर्स थे वो। लेकिन इतने पुराने समय के बारे में, जब इंसान सिर्फ जंगलों में भटक रहा था, हमें आखिर पता कैसे चला? मतलब पहला सुराग कहाँ मिला? इसकी शुरुआत साल 1863 में हुई थी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक जियोलॉजिस्ट थे, रॉबर्ट ब्रूसफुट। अच्छा। हाँ, उन्हें तमिलनाडु के पल्लवरम नाम की जगह पर एक पत्थर की कुल्हाड़ी मिली, जिसे हैंड एक्स कहते हैं। एक कुल्हाड़ी? हाँ, ये भारत में इस काल का पहला बड़ा और स्पष्ट सबूत था। इसी एक खोज ने इतिहास के नजरिए को बदल दिया और इसी वजह से रॉबर्ट ब्रूसफुट को फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। ये तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। क्या? इंसान ने अपने इतिहास का 99% समय सिर्फ पत्थरों को आकार देने में बिता दिया। मेरा मतलब है, विकास की ये गति इतनी धीमी क्यों थी? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब आज दुनिया में हर दशक में जीवन बदल जाता है, और तब लाखों साल सिर्फ एक पत्थर की कुल्हाड़ी बनाने में लग गए। दिमाग चकरा जाता है सोचकर। अगर हम उस समय की पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी और जलवायु को समझें तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। मैंने बताया ना कि ये आइस एज का समय था। हाँ। जलवायु बेहद कठोर और जानलेवा थी। इंसान का पूरा दिन, उसकी पूरी शारीरिक ऊर्जा सिर्फ एक चीज पर खर्च होती थी, और वो था जिंदा बचना। ओहो, सर्वाइवल मोड। बिल्कुल। जब कोई जीव 24 घंटे सिर्फ सर्वाइवल की चिंता में होता है तो नए आविष्कार के लिए न तो समय बचता है और न ही मानसिक ऊर्जा। भारी पत्थर तोड़ने में बहुत कैलोरी खर्च होती है, और इस ठंड में खाना आसानी से मिलता भी नहीं था। ये बात काफी तर्कसंगत लगती है। जब पेट खाली हो और बाहर बर्फानी तूफान चल रहा हो तो कोई भी व्यक्ति कोई नया स्टार्टअप शुरू करने या नई तकनीक बनाने के बारे में नहीं सोचता। एकदम से। उसका लक्ष्य बस आज का दिन गुजारना होता है। और इसी सर्वाइवल के बीच भी बदलाव हुए। ऐसा नहीं था कि सब कुछ रुका हुआ था। पूरा पाषाण काल को हम 3 उपचरणों में देख सकते हैं। अच्छा, वो कौन से हैं? सबसे पहले लोअर पेलियोलिथिक। इस समय लोग बिना पॉलिश किए हुए भारी भरकम लाइमस्टोन के औजार बनाते थे। वे उन जगहों की तलाश करते थे जहां अच्छे पत्थर आसानी से मिल सकें। जहां कच्चा माल हो। हाँ, जिन्हें फैक्ट्री साइट्स कहा जाता है। तो क्या वे सिर्फ औजार बनाकर वहां से चले जाते थे, या वे उन जगहों पर रुकते भी थे? कुछ जगहों पर वे रुकने भी लगे थे, जिन्हें हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स कहा गया। मध्य प्रदेश की मशहूर भीमबेटका गुफाएं इसका बहुत ही जीवंत उदाहरण है। अरे हाँ, भीमबेटका। हाँ, ये गुफाएं उन्हें बारिश, गर्मी और खतरनाक जानवरों से सुरक्षा देती थीं। महाराष्ट्र का बोरी इलाका भी ऐसे ही सबसे पुराने स्थलों में गिना जाता है। इसके बाद आता है दूसरा चरण, मिडिल पेलियोलिथिक। तो अगर जलवायु थोड़ी थोड़ी बदल रही थी तो मुझे लगता है कि उनके हथियारों में भी कुछ बदलाव आया होगा, है ना? जी। क्योंकि भारी पत्थर हर जगह तो काम नहीं आते। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। औजारों की तकनीक में बड़ा बदलाव आया। अब भारी पत्थरों की जगह छोटे और पतले औजार बनने लगे, जिन्हें फ्लेक्स या पॉइंट्स कहा जाता है। अच्छा, ताकि वो छोटे जानवरों का भी शिकार कर सकें। हाँ, क्योंकि शिकार के तरीके बदल रहे थे। और फिर आता है तीसरा चरण, अपर पेलियोलिथिक। ये आइस एज का एकदम अंतिम दौर था। जलवायु अब धीरे धीरे थोड़ी गर्म होने लगी थी। और शायद यही वो समय है जब इंसान के सोचने के तरीके में एक बड़ी छलांग आई होगी। बिल्कुल, क्योंकि यही वो समय है जब आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस का उदय हुआ। तकनीक में भी भारी बदलाव देखने को मिला। क्या क्या बदला? आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हमें हड्डियों से बने औजार मिले हैं, और गुजरात में बहुत ही पैने पत्थर के ब्लेड पाए गए हैं। इसका मतलब है कि जैसे ही मौसम बदला, उसने इंसान की नियति और उसकी प्रगति की गति दोनों को ही बदल दिया। और इसी जलवायु परिवर्तन के साथ मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज की शुरुआत होती है। इसका समय काल क्या था? इसका समय लगभग 10,000 बीसी से 6,000 बीसी माना जाता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ा, बर्फ पिघली, नदियां बनी और बड़े बड़े घास के मैदान विकसित होने लगे। तो अब जहां विशाल घास के मैदान होंगे, वहां भारी भरकम जानवरों की जगह तेज दौड़ने वाले जानवर जैसे हिरन या भेड़ बकरियां ज्यादा पनपेंगे। एकदम सही। और उन तेज दौड़ने वाले जानवरों का शिकार पुराने भारी पत्थरों से करना नामुमकिन था।
उन्हें दूर से फेंक कर मारने वाले हथियारों की जरूरत थी। हाँ, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। हाँ, और यहीं पर माइक्रोलिथ्स का आविष्कार हुआ। ये सिलिका या चर्ट जैसे पत्थरों से बने बहुत ही छोटे मिनिएचर औजार होते थे। इतने छोटे पत्थरों से वो क्या करते थे? लोग पेड़ों की गूंद या राल का इस्तेमाल करके इन छोटे पत्थरों को लकड़ियों या हड्डियों के खांचों में चिपकाकर नए हथियार बनाने लगे थे, जैसे भाले या तीर। इन्हें कंपोजिट टूल्स कहते हैं। अरे वाह! अगर आज के नजरिए से देखें तो ये माइक्रोलिथ्स उस दौर के स्विस आर्मी नाइफ थे। स्विस आर्मी नाइफ? हाँ, मतलब एक ही मूल तकनीक है, लेकिन जरूरत के हिसाब से उसे लकड़ी में फंसाकर कभी तीर बना लिया, कभी चाकू बना लिया, तो कभी खाल छीलने का औजार। ये तो सच में कमाल की इंजीनियरिंग थी। बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया आपने। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और राजस्थान के बागौर में इसके बहुत बड़े सबूत मिले हैं। और एक और खास बात हुई, इंसान अब सिर्फ जानवरों को मार नहीं रहा था, वो धीरे धीरे उनके व्यवहार को समझना भी सीख रहा था। अच्छा? वे जानवरों के प्रजनन के मौसम और उनके खाने की आदतों को देख रहे थे। यहीं से जानवरों को पालतू बनाने की ऐतिहासिक शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में इसके सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं। और मैंने कहीं पढ़ा था, क्या ये सच है कि इंसान ने सबसे पहले किसी दुधारू जानवर को नहीं बल्कि एक जंगली कुत्ते को पालतू बनाया था? हाँ, बिल्कुल सच है। जंगली कुत्ते इंसानों के छोड़े हुए खाने के लालच में उनके शिविरों के आसपास मंडराते थे। इंसान ने देखा कि ये कुत्ते रात में किसी खतरे के आने पर भौंक कर चेतावनी दे सकते हैं, तो एक तरह से ये सुरक्षा का सौदा था। क्या बात है! तो जब खाने की रोजमर्रा की चिंता थोड़ी कम हुई होगी और सुरक्षा मिली होगी, तो इंसान के पास सोचने के लिए कुछ खाली समय भी बचा होगा। और उसी खाली समय ने कला को जन्म दिया। आर्ट। हाँ, लोग अब अपनी रचनात्मकता बाहर ला रहे थे। आज भारत में 150 से अधिक रॉक आर्ट साइट्स मौजूद हैं। सच में? इतनी ज्यादा? हाँ, जैसे उड़ीसा का संभलपुर और केरल का एरित गुहा। हाँ। इन गुफाओं में उन्होंने अपने जीवन, शिकार के तरीकों और जानवरों को बहुत ही खूबसूरती से उकेरा है। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव लगता है। मतलब जब इंसान के पास खाली समय होता है, तभी वो सिर्फ सर्वाइवल से ऊपर उठकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बारे में सोचता है। और इस मनोवैज्ञानिक बदलाव का एक और बहुत गहरा असर हुआ। इंसान ने मौत के बाद के जीवन यानी आफ्टर लाइफ पर विश्वास करना शुरू किया। ओहो, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, गुजरात के लंगनाज और पश्चिम बंगाल के बीरभानापुर में ऐसे इंसानी कंकाल मिले हैं जिनके साथ खाने पीने की चीजें और काम के औजार दफनाए गए थे। ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। इसका मतलब है कि वे ये मानने लगे थे कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। वो किसी अनजान सफर के लिए अपने प्रियजनों के साथ जरूरी सामान पैक कर रहे थे। एक तरह से ये भविष्य की कल्पना करने की शुरुआत थी। और भविष्य की इसी कल्पना और योजना बनाने की क्षमता ने नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज की नींव रखी है। इसका समय क्या था? ये लगभग 6000 बीसी से 1000 बीसी तक का समय है। मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट गॉर्डन चाइल्ड ने इस दौर को नवपाषाण क्रांति का नाम दिया था, नियोलिथिक रिवोल्यूशन। एक मिनट, अगर हम समय रेखा देखें तो इस पूरी प्रक्रिया में 5000 साल से ज्यादा लग गए। हाँ, तो इसे क्रांति क्यों कहा गया? मतलब अक्सर क्रांति तो कुछ ऐसा होती है जो बहुत तेजी से व्यवस्था को बदल दे। ये एक बहुत ही अच्छा पुशबैक है, लेकिन गॉर्डन चाइल्ड ने इसे क्रांति इसके होने की गति के कारण नहीं कहा था, बल्कि मानव जीवन पर पड़े इसके गहरे प्रभाव के कारण कहा था। प्रभाव? कैसा प्रभाव? इस दौर में इंसान एक शिकारी से एक उत्पादक बन गया। उसने प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय खुद खेती करना शुरू कर दिया। अरे वाह! उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा और मगरा में चावल की खेती के दुनिया के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा गेहूं, जौ, रागी भी उगाए जाने लगे। खेती करने का सीधा मतलब ये है कि अब इंसान शिकार के पीछे पीछे पूरी जिंदगी जंगल में नहीं भाग सकता। बिल्कुल नहीं, क्योंकि बीज बोने से लेकर फसल काटने तक तो महीनों लग जाते हैं, तो उसे अपनी फसल की रखवाली के लिए एक ही जगह पर रुकना पड़ा होगा। और यही वो सबसे बड़ा प्रभाव था जिसने इसे क्रांति बना दिया। एक जगह रुकने की मजबूरी ने पक्के घरों को जन्म दिया। घरों से बस्तियां बनी और बस्तियों से दुनिया के पहले गांवों का निर्माण हुआ। तो मतलब घुमक्कड़ जीवन खत्म। हाँ, और जब फसल कटी तो अनाज पैदा हुआ। अब उस अनाज को बारिश और चूहों से बचाने के लिए और उसे पकाने के लिए इंसान ने पहली बार मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया, ग्रे वेयर और ब्लैक बर्निश्ड पॉटरी।
इसका मतलब कि समाज में अब काम बंटने लगा होगा, है ना? हर कोई तो खेत में काम नहीं कर रहा होगा, कुछ लोग सिर्फ बर्तन बनाने में विशेषज्ञ बन गए होंगे। एकदम सही। विशेषज्ञता या स्पेशलाइजेशन आने लगी थी। हथियार भी अब ज्यादा उन्नत थे। पॉलिश किए हुए चमकीले पत्थर के औजार, जिन्हें सेल्ट्स कहते हैं, और बिहार के चिरान से मिली हड्डियों के बेहद धारदार हथियार। क्या बात है! और सिर्फ खाना ही नहीं, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में कपास यानी कॉटन उगाने के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। यानी इंसान अब कपड़े भी बुनने लगा था। अलग-अलग भौगोलिक स्थितियों में रहने के तरीके भी अलग रहे होंगे, है ना? बिल्कुल। जैसे कश्मीर के बुरज़ाहोम ने कड़ाके की ठंड पड़ती थी, इसलिए लोग जमीन के अंदर गहरे गड्ढे खोद कर रहते थे, पिट ड्वेलिंग्स। ओहो, ताकि ठंड से बच सकें। और वहां एक बहुत ही दिल छू लेने वाली चीज मिली है। एक जगह पर इंसान के साथ एक कुत्ते को दफनाया गया था, जो उनके गहरे भावनात्मक जुड़ाव को दिखाता है। ये सब सुनकर लगता है कि जीवन कितना व्यवस्थित और शांत हो गया होगा, एक जगह रहना, खेती करना। ऐसा लगता जरूर है, लेकिन कहानी यहां से एक बहुत ही जटिल मोड़ लेती है। अच्छा? हाँ, नवपाषाण काल के बाद आता है ताम्रपाषाण काल, यानी चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक। हाँ, ये 2000 बीसी से 500 बीसी तक का समय है। यह वह दौर है जब पत्थर के साथ साथ इंसान की जिंदगी में धातु का आगमन हुआ। धातु यानी पहली बार तांबे और कांसे का इस्तेमाल शुरू हुआ। बिल्कुल। यह हड़प्पा सभ्यता के उदय से ठीक पहले का ट्रांजिशन पीरियड है। यह सभ्यता मुख्य रूप से ग्रामीण थी, लेकिन जैसे जैसे धातु आई, गांव का आकार बढ़ा और खेती से अतिरिक्त संपत्ति पैदा हुई। और इसी के साथ समाज में एक गहरी सामाजिक असमानता पैदा हो गई, सोशल इनइक्वालिटी। क्या इसका मतलब ये है कि जिस इंसान के पास ज्यादा अनाज या ज्यादा धातु होती थी, वो ज्यादा ताकतवर हो जाता था? पुरातात्विक साक्ष्य इसे बहुत साफ दिखाते हैं। खुदाई में पता चला है कि गांव का मुखिया बड़े आयताकार घरों में रहने लगा था, और आम लोग? जबकि आम जनता छोटी छोटी गोल झोपड़ियों में रहने लगी थी। राजस्थान के गिलोंड को छोड़ दें, जहां पकी हुई ईंटें मिली, बाकी सब जगह ऐसा ही था। ये जानकर मानव स्वभाव के एक डार्क पहलू का एहसास होता है ना? मतलब हजारों साल के कड़े संघर्ष के बाद जैसे ही हमारे पास नई तकनीक और संपत्ति आई, समाज तुरंत अमीर और गरीब या मुखिया और आम इंसान में बट गया। बहुत ही गहरी बात कही आपने। और एक जगह टिक कर रहने की एक और भारी कीमत इंसान को चुकानी पड़ी। वो क्या? पश्चिमी महाराष्ट्र के उत्खनन से पता चला है कि घरों के फर्श के नीचे बच्चों को दफनाया गया था। बाप रे! हाँ, ये उस समय की भयंकर शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को दर्शाता है। एक साथ घनी बस्तियों में रहने और जानवरों के करीब रहने की वजह से नई और जानलेवा बीमारियां फैलने लगी थीं। ये तो बहुत ही दुखद है। अच्छा, क्या इसी समय भारत के अलग-अलग हिस्सों में अपनी अपनी अलग संस्कृतियां भी पनप रही थीं? हाँ, क्योंकि अब लोग एक जगह बस गए थे, तो वे अपने स्थानीय भूगोल के हिसाब से ढलने लगे। विभिन्न संस्कृतियों का नाम भूगोल पर रखा गया। जैसे कि? जैसे राजस्थान में आहार या बनास संस्कृति थी। मध्य प्रदेश में कायथा और मालवा संस्कृति पनपी, जहां से टेराकोटा के बने बैल मिले हैं। और महाराष्ट्र में जोरवे और दायमाबाद संस्कृति थी, जहां से कांसे के बने हाथी और रथ जैसे बेहतरीन शिल्प मिले हैं। हम कच्ची चट्टानों से शुरू हुए, फिर खेती सीखी और अब कांसे के रथ तक आ पहुंचे। इसके बाद इतिहास किस तरफ करवट लेता है? इसके बाद आता है इतिहास की दहलीज पर खड़ा आखिरी पड़ाव, महापाषाण काल, जिसे मेगालिथिक पीरियड कहते हैं। मेगालिथिक? हाँ, इसका समय लगभग 1000 बीसी से 500 बीसी है। मेगा यानी बड़ा और लिथ यानी पत्थर। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पत्थरों का इस्तेमाल अब औजार बनाने के लिए नहीं हो रहा था। तो इतने विशाल पत्थरों का क्या किया जा रहा था? इनका इस्तेमाल बड़े बड़े स्मारक या कब्रें बनाने के लिए किया जा रहा था। और इस संस्कृति का मुख्य केंद्र दक्षिण भारत था। अच्छा, दक्षिण भारत। हाँ, जैसे कर्नाटक का मास्की हो या केरला के छतरी जैसे दिखने वाले अम्ब्रेला स्टोन, यहाँ विशाल पत्थरों का उपयोग मृत लोगों की याद में भव्य ढांचे बनाने के लिए किया गया। इन भारी पत्थरों को कई किलोमीटर दूर से लाने और खड़ा करने के लिए तो पूरे समाज के सामूहिक श्रम की जरूरत पड़ी होगी। बिल्कुल। और इन कब्रों के अंदर से जो मिला वो और भी हैरान करने वाला था।
इन रहस्यमयी कब्रों के अंदर से क्या सुराग मिले? इन कब्रों में मृतकों को लाल और काले रंग के खास बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, रेड एंड ब्लैक वेयर। लेकिन जो सबसे क्रांतिकारी खोज हुई वो थी लोहे के औजारों और हथियारों का भारी मात्रा में मिलना। लोहा, यानी हम लौह युग में प्रवेश कर चुके थे। हाँ, भारत में लोहे का व्यापक इस्तेमाल यहीं से शुरू हुआ। लोहे ने तो खेती और जंगल साफ करने की पूरी प्रक्रिया को ही बदल कर रख दिया होगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ सामाजिक हैसियत का अंतर अपनी चरम सीमा पर दिखता है। वो कैसे? उदाहरण के लिए कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की एक विशाल कब्र में एक कंकाल के साथ 33 शुद्ध सोने के मोती और तांबे की चूड़ियां मिली हैं। 33 सोने के मोती? हाँ, जबकि उसी जगह की अन्य साधारण कब्रों में केवल कुछ सादे मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये तो बिल्कुल आज के समाज जैसा है, जहां बड़ा घर या महंगी गाड़ियां स्टेटस सिंबल होती हैं। बिल्कुल सही। ये ऐसा है जैसे प्राचीन काल के लोग मरने के बाद भी ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि दुनिया को उनकी ताकत और हैसियत का पता चले, और ग्रंथ लिखे जाने लगे। और जैसे ही इंसान ने अपने विचार लिखना शुरू किया, हमारा प्री हिस्ट्री का ये खामोश और लंबा सफर खत्म हो गया। हम प्राग ऐतिहासिक काल के धुंधलके से निकलकर इतिहास के उजाले में आ खड़े हुए। हमने सिर्फ बिखरे हुए सुरागों पर निर्भर रहने के बजाय मानव की अपनी आवाज को सुनना शुरू कर दिया। ये पूरी चर्चा सच में किसी टाइम मशीन में बैठकर लाखों साल पीछे जाने जैसी थी। हाँ, बिल्कुल। अब अगर हम अपनी इस चर्चा को वापस खटाना के लर्न टू लर्न सिद्धांत के साथ जोड़कर देखें, तो ये साफ हो जाता है कि ज्ञान को कैसे संरक्षित किया जाता है। आज हमने सिर्फ कुछ जगहों के नाम या तारीखें याद नहीं की। खटाना के सिद्धांत के अनुसार हमने जानकारी के पीछे के कारण को समझा। बिल्कुल। हाँ, हमने देखा कि कैसे जलवायु परिवर्तन ने हथियारों को बदला, कैसे हथियारों ने शिकार के तरीके को बदला, कैसे उससे खाली समय मिला, और कैसे खेती ने एक पूरी सभ्यता को खड़ा कर दिया। जब आप चीजों को इस तरह उनके क्यों और कैसे के साथ समझते हैं, तो वो ज्ञान आपकी समझ का हिस्सा बन जाता है। एकदम सही। जानकारी को रटने के बजाय उसके विकास क्रम की कड़ी को पकड़ना ही असली सीख है। और हमारे श्रोताओं के लिए आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचारोत्तेजक सवाल है जिस पर वो खुद चिंतन कर सकते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमें इतिहास को देखने के हमारे नजरिए पर सोचने को मजबूर कर दे। देखिए, जैसे जैसे हम प्रागैतिहासिक काल से निकलकर ऐतिहासिक काल की ओर बढ़ते हैं, जहां हमारे पास लिखित साहित्य और ग्रंथ हैं, तो हमारी निर्भरता उन चीजों पर हो जाती है जो लोगों ने जानबूझकर लिखी। सही कहा। किसी राजा ने अपनी तारीफ में क्या लिखवाया, या किसी दरबार के कवि ने अपने विरोधी के बारे में क्या लिखा। ये एक सच्चाई है कि लिखे हुए शब्दों में अक्सर लिखने वाले के विचार और पूर्वाग्रह छुपे होते हैं। लेकिन जमीन में दबी हड्डियां, दफनाए गए मिट्टी के बर्तन या एक टूटी हुई पत्थर की कुल्हाड़ी, ये चीजें कभी झूठ नहीं बोलती। बिल्कुल नहीं। ये किसी एजेंडे या प्रोपेगेंडा के तहत जमीन में नहीं दबाई गई थी। तो सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है कि क्या लिखित इतिहास के शुरू होने से हमें अपने अतीत की सच में ज्यादा साफ तस्वीर मिलती है, या फिर वो तस्वीर उस इंसान के नजरिए से रंगी होती है जिसके हाथ में कलम थी। बिल्कुल। अगली बार जब आप कोई ऐतिहासिक दावा सुने, तो इस बारे में जरूर सोचिएगा कि क्या उस दावे का कोई मूक पुरातात्विक सुराग भी मौजूद है, क्योंकि कभी-कभी खामोश पत्थर भी स्याही से ज्यादा सच बोलते हैं।